रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं की सियासी हिकमत अमली में नए मोड़ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहमियत में इजाफा हो चुका है। पहला मामला पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का है, जिन्होंने पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात से रोकने का फैसला किया। उस इकदाम के बाद खान साहब की सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। कानूनी पेचीदगियां अब उनके लिए और भी संगीन हो चुकी हैं। इसके साथ साथ GHQ हमला केस में इमरान खान की 2 अहम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं, जिसके बाद उनके वकला ने बायकॉट का ऐलान किया है। कानूनी महाज पर ये तब्दीलियां खान साहब की सियासत को एक नई सिम देने की कोशिश कर सकती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या उनके सियासी मुस्तकबिल को बचा पाएंगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी एक नया रुख आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के हवाले से सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो ज़मीनी और सकाफती एतबार से अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, वहाँ की हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सुलह की बात की है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों की पाकिस्तान से मुतालिक नीयत पर एक बयान दिया था। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। 50 साल से जाए इनका हमारी ज़मीन के साथ कोई वफादारी नहीं है, कतई तौर पे कोई वफादारी नहीं है। ये आज भी तनूरों में जाके आप बच्चों को कहें, इनके बच्चों को जो दूसरी तीसरी नस्ल है यहाँ पे, उनको कहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, गाली देंगे पाकिस्तान। हुकूमती रहनुमा अफगान अवाम और हुकूमत को इस नज़र से देखते हैं जिसका मतलब वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, मगर KP की सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान से भाईचारा बढ़ाने के हक में है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफगानिस्तान से मज़बूत पैगाम आया है, उनसे सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। अगर वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक ही पेज पर नहीं होंगी तो अफगानिस्तान के साथ इस हसास मसले पर मुज़ाकरात में कामयाबी कैसे मुमकिन होगी। सवाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान की सियासत और खारजा पॉलिसी पर गहरे असरात डाल सकता है। साथ साथ ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ठंडी जंग जोर पकड़ती जा रही है। दोनों जमातों की सूबाई हुकूमत एक दूसरे की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इल्जाम आयद किया कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब के दौरान ना तजर्बेकारी की वजह से नुकसान को शदीद बढ़ाया। क्या कहा, सुनते हैं। इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाबों की ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है वो वसी हो गया। जवाब में सिंध हुकूमत पर उज़्मा बुखारी साहिबा ने तंज कसा कि अगर वाकई सिंध में सब कुछ ठीक है तो कराची का कूड़ा उठाए, और कहा कि मुतकब्बिर और गुरूर से भरे लोग हैं जिनकी कारकर्दगी सिफर है। सिंध के हालात का क्या हम बताएं, वो तो सबको पता है। सुनिए क्या कहती हैं। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शर्जील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उर्दू के मुहावरे से उन्होंने तशबीह दी सिंध हुकूमत की जो है कारकर्दगी को। दोनों जमातों की ज़बानी बताती है कि इख्तलाफ सिर्फ लफ्जी नहीं बल्कि सियासी थक्कन और अवामी तवक्कुआत के दबाव का नतीजा भी है। ये तजाद हुकूमत की अंदरूनी कमजोरियों को सामने ला रहा है। जब दोनों सूबे एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो काम कम और इख्तिलाफात ज़्यादा होंगे। इसी पे बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आसिया नाज सनोली हैं, MN है मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ सेंटर गुरदीप सिंह है PTI से, और मालिक शाह साहब हैं MNA हैं पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। आसिया नाज सनोली साहब आपकी तरफ होंगे। साहबा, 2 मामलात है, एक वफाक जो कि ज़ाहिर सी बात है खारजा पॉलिसी ड्राइव करती है, सूबों को साथ लेके चलती है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से जो नई हिकमत अमली सामने आ रही है और जो हम खारजा पॉलिसी देख रहे हैं उस पर इस वक्त हमें नज़र आता है कि वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों अलग अलग रुख लिए हुए हैं। इसको कैसे हल किया जाएगा जी? जी आसिया साहिबा।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी जी आपको? जी आ रही है जी। हेलो। जी जी आ रही है लाउड एंड क्लियर जी, जी बोलिए। जी। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बता दूं जी कि आपने 2-3 सवालात इकट्ठे किए हैं। तो पहले मैं आपको एक पहले सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि खारजा पॉलिसी के हवाले से अब तक के जो इक़दामात हुए हैं PMLN की तरफ से, जब से हुकूमत आई है, पूरी दुनिया में इसको माना जा रहा है, जाना जा रहा है कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी जो है इस वक्त तक वो पाकिस्तान की जो है दुनिया में है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन काम कर रही है अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से। और अफगानिस्तान के हवाले से पिछले कई दहाइयों से जो हमने दहशतगर्दी का शिकार हमारे लोग रहे, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे पुलिस, हमारी आर्मी, हमारे सिविलियंस, ज़ाहिर है एक कंसर्न है हमारे लोगों का कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब कई दहाइयों से हमने अफगानिस्तान के लोगों की, वहाँ के शहरियों की मेहमान नवाजी की है, और अब उन्हें अपने मुल्क में, ज़ाहिर है एक आज़ाद रियासत है अब अफगानिस्तान, उनको अभी अपने मुल्क में वापस चले जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी भी की और हमेशा उनको सपोर्ट भी किया कि जी वो यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने अपने कारोबार भी किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ रहने के बावजूद अगर हमारी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तो एक सवालिया निशान बन जाता है। लेकिन इसके हवाले से ज़ाहिर पॉलिसीज़ वक्त के लिहाज से कुछ चेंज भी करनी पड़ती हैं, वक्त के लिहाज से कुछ पॉलिसीज़ को बदलना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान की जिस तरह पॉलिसीज़ बहुत कारआमद हो रही हैं, इसी तरह अफगानिस्तान को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे। और इस अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है कि हमारे तमाम जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों और बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रहें, ताकि अपने हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं तमाम ममालिक के, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, लेकिन भारत के साथ तो एक हमारा है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता वो एक इशू हमारा रहेगा, और पाकिस्तान को तस्लीम उसे करना पड़ेगा, कश्मीर को तस्लीम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता, और इन अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार हमेशा सामने लेकर आया है और वो करता रहेगा, तो ये एक सवाल निशान अगर बनता है कि अमन पाकिस्तान में अगर कायम नहीं होगा तो फिर इसके लिए पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी और पॉलिसीज पे काम होगा भी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात आपने की कि मैं जी अभी सिंध मैं की इसी और पे ही पंजाब। हूँ, मैं मजीद पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चली जाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सवाल के लिए जी आपके जी पास आती हूँ। आसिफ साहिबा, आपका मौक़िफ़ आ गया। सेंटर गुरदीप साहब, सेंटर साहब, दो हिकमत अमली तो नहीं चल सकती, जाहिर सी बात है। इस वक्त सूबे की जानिब से अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर एक नया रुख है, वफाकी हुकूमत कुछ और कहती है, कैसे होगा ये मसला हल? जी गुरदीप साहब। सेंटर गुरदीप साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सेंटर गुरदीप साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सेंटर गुरदीप साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सेंटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, हेलो जी सेंटर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, गालिबन देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पर जाने से पहले जी हम बात करें सेंटर गुरदीप साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब जी मैडम। सेंटर साहब, सवाल अगेन वही है कि जैसे कि आगाज़ में बात की मैंने, कि हम देख रहे हैं कि खान साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, सियासी हिकमत अमली अपना रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि देखिए दो पॉलिसीज़ तो नहीं चल सकती। खारजा पॉलिसी की बात करें तो अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की, वो और जो सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हमें डायरेक्शन नज़र आती है। अगर ऐसा ही रहता है तो ये हालात और मामला कैसे हल होंगे? देखें मैडम, जिस तरह आपने खान साहब की बात की है, तो खान साहब की तो शुरू से पॉलिसी जो है ना वो इसी चीज पे थी कि देखें मुज़ाकिरात सबसे बेस्ट हाल होता है। अगर हम अपने पड़ोसों के साथ अच्छा रवाबित रखेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगर हम इसी तरह उनको जो है ना जिस पे साथ लगाएंगे दीवार के साथ, और उनकी जो
जिस तरह उनके साथ अभी ये गवर्नमेंट जो मसले मसाइल खड़ी करती है, तो जाहिर बात है उससे तो मसले हल नहीं होते हैं, मसले तो और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि इस टाइम देखें हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है, जो राह करा रहा है, जो इस तरह और जो एजेंसियां हैं वो इसमें मुलविस होती हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं। तो देखें एक हमारा मुल्क जो एक इस्लामी कंट्रीज हैं, तो हमने वो मैसेज देना है दुनिया में कि देखें हमने खान साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी तो वो तो इसी पे बनाई थी कि देखें अफगानिस्तान जो है ना वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो हमने उनकी जो इज्जत है उसका भी ख्याल रखना है, उनकी जो स्ट्रेटजी है उनके भी साथ चलना है। क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसले करेंगे और उनको इस तरह इसमें छोड़ देंगे। तो जिस तरह अमेरिका आया और अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जो वार किया और उसमें जो है ना हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इस तरह हमारी जो अवाम शहीद हुई, जिस तरह हमारी फोर्स जो शहीद हो रहे हैं ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये चीज़ जो समझनी चाहिए। लेकिन इस टाइम हमारी गवर्नमेंट जो बैठी है इनको पता नहीं है कि होश के नाखून कब ये होश के नाखून लेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि देखें हमने इस्लामी मुल्कों को अपने साथ रखना है, उनको जो है ना उनको दूर नहीं करना चाहिए। और पड़ोस में तो बिल्कुल हमें ईरान के साथ और इस तरह ये जो चाइना के साथ जो हमारे रवाबित हैं ये अच्छे होने चाहिए। इसमें तो खान साहब की जाहिर बात है, उसने कहा है कि जाओ बैठो और अफगानिस्तान से भी बात करो और ईरान से भी बात होनी चाहिए, चाइना से भी बात होनी चाहिए, ताकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनके साथ तो हमने वो रवाबित नहीं रख सकते हैं कि उनको अपने खिलाफ करें या उनकी बात नहीं सुननी चाहिए या उनके साथ इस तरह सलूक होना चाहिए। तो इसी पे तो खान साहब की जाहिरी पॉलिसी जो है ना वो तो दुनिया के सामने। और जिस तरह खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो वो तो जाहिर बात है कि उसने जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो इस वजह से कहा था कि हम आपकी पॉलिसी को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना आपके साथ हैं, ना हम आपको आड़े दे सकते हैं, हम अपनी पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना आड़े देंगे, ना आपकी इसमें होंगे। हाँ, अगर हमारी सुनी जाएगी तो उसके हम गौर कर सकते हैं, हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता है। तो जब तक ये हुकूमत है जो फॉर्म 47 भी बनी हुई है, इनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना ये अवाम के सिस में है, फेवर में है, ना ये अवाम को कोई समझती है, तो जाहिर बात है तो फिर तो फैसले उसी तरह होंगे जिस तरह ये फैसले कर रहे हैं, मुल्क को एक बड़ा बहरान में धकेल रहे हैं। इस टाइम हमारी माशियत जो है ना वो मुल्क की अच्छी नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो हम अगर मुआहदे करेंगे और कंट्रीज के साथ तो जाहिर बात है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हमारे अपने मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। बाजौड़ में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या चल रहा है, लोगों की क्या सिचुएशन है, इस टाइम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मुल्क की कोई ऐसी परेशानी हाल नहीं है, इस टाइम लोग परेशान है। जो लीडर हैं मुस्लिम उम्मा का, इन्होंने बेकसूर उसको जेल में डाला है, ना उसकी कोई केस साबित हुआ है, सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तो इस तरह तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है जिस तरह ये कर रहे हैं। तो इससे जाहिर बात ये है कि जो इनकी पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में वो भी सरासर नाकाम है। और इस तरह इन्होंने जो सिस के साथ पॉलिसी बना रहे हैं, अभी सऊदीया के साथ पता नहीं है कि उसमें क्या मुआहदे हैं क्या नहीं है, अवाम के सामने तो कोई चीज़ आती नहीं है। तो जाहिर बात है फिर तो यही नुकसान इनको उठाना पड़ेगा कि मुल्क जो है ना और भी नुकसान में जाएगा। तो मेरी तो यही ये है। अगर खान साहब की बात हम करें तो उसकी तो जाहिर बात है उसने तो शुरू से कहा है कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारा पड़ोसी है और उसके साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए। ओके, मालिक शाह साहब की तरफ होंगी। मालिक शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मालिक शाह साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। चलें, ये बात दोनों फरीकैन की तरफ से आ गई है, लेकिन ऑफ कोर्स किसी हल की तरफ से जाना है। अगर आप भी अपने मौक़िफ़ की जो तायीद कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हुकूमत वफाकी हुकूमत है जिसकी हुकूमत है ऐसे वो समझते हैं कि नहीं बेहतर पॉलिसी अब इस वक्त ये है, रियासत के साथ मिलके वो अपने तरीके से चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर यही सिनेरियो रहा तो फिर कैसे आप लोग जो हैं वो इस मसले का हल निकालेंगे और इसके लिए मूव ऑन करेंगे। एक बात
दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ तो ये मामला है वफाक का सूबे के साथ अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन साथ एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत में बैठी जमातों की ही आपस में जो है वो लड़ाई भी और तनकीद और आपस में बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। हम अभी मैंने जैसे कि सुनाया था सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दोनों के जो बयानात हैं आज जो चपकलिश रही है उसके बारे में, और ये आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है, ख़ासतौर पे सैलाब को लेके। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो हेल्प करने की बात की थी पीपल्स पार्टी ने, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। कीपिंग दैट इन व्यू, आसिया नाज़ तनोली साहिबा, अगर अपोजिशन से भी लड़ाई होगी, हुकूमत में बैठी हुई जमातों के साथ भी जो है वो ठंडी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं जो कि गर्मी की तरफ जा रही हैं, तो फिर कैसे हालात दुरुस्त होंगे? जी शुक्रिया जी। अच्छा, अभी आपने बात की सिंध के हवाले से जी और जी पंजाब के हवाले से। देखें जी, इख्तलाफात और जो हमारी ओपोजिशन है वो एक जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफात भी होते हैं, आपके पास से सवाल भी आते हैं, आपको जवाब भी देने पड़ते हैं, और ये जमहूरियत के हुस्न में आती है कि जब आप हुकूमत में बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर हुकूमत के साथ जो बैठी हुई हैं और पार्टीज, तो वो इख्तलाफ नहीं करेंगे। जाहिर है बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। आप एक घर में रह रहे होते हैं तो आपस में दो भाइयों में भी इख्तलाफात होते हैं, हर एक का अपना नज़रिया होता है, उस नज़रिए के तहत फिर आप काम भी करते हैं, लेकिन उस नज़रिए के बैठ के उस मसलों का हल भी निकाला जाता है। इसी तरीके से तमाम पार्टीज में भी इसी तरीके से है। इस वक्त जो हुकूमत में पार्टीज बैठी हुई है उसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक बहुत अच्छा किरदार रहा है और रहेगा भी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर शर्जील मेमन साहब ने जो कहा है, इसके अगर आप देखते हैं बिलावल साहब का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरीम नवाज साहिबा की क़यादत और कारकर्दगी को बहुत सराहा है, और वो सराहते भी हैं। और ख़ासतौर पे सैलाब के दौरान जो मरियम बीबी ने काम किया है पंजाब के लोगों के लिए, और उनको रेस्क्यू करवाया है, और अभी भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं पंजाब में, वो बहुत ही उनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हमें इस बात का जो है ना एहसास करना चाहिए कि इस टाइम हमें जो है दूसरों पे तनकीद करने के बजाय, इस वक्त जब सिंध में सैलाब है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है सिंध, और जहाँ पे हम सब एक हैंगे, और ये आफत है कि समझा जाए तो ये बहुत बड़ी आफत है। सैलाब कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे तनकीद ही करते रहे तो हम काम किस टाइम करेंगे? तो हम तनकीद की जगह हमें काम करना चाहिए और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, चाहे वो सिंध हो चाहे वो पंजाब हो। और वजीर आजम साहब की भी यही हिदायत है कि चाहे वो सिंध के हवाले से हो, 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें ज़ाहिर डिसॉल्व हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूबे तो हैं, और मिलके अगर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए और एक दूसरे काम को सराहना भी चाहिए। और बहुत सारे औकात में आपने देखा है कि सिंध के लोगों ने ये बात की कि आप मरियम बीबी को हमें दे दीजिए ताकि हमारे सूबे जो हैं बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। और जाहिर है उस्मा बुखारी साहब ने भी कहा कि कराची के हालात आपके सामने हैं, सिंध के हालात सामने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कराची में अभी तक कचरा नहीं उठाया गया। कराची में जो हो रहा है, सड़कें वहां की देखें, वो टूट फूट का शिकार हैं। आए दिन बच्चे नालों में, और आए दिन बच्चे गटर में, वहां पे जो ढक्कन नहीं है, इस वजह से बहुत सारे लोग वहां पे गटरों में गिर जाते हैं, नालों में गिर जाते हैं। इवन के नालों के ऊपर जो तामीरात की हुई हैं उसकी वजह से बड़े नुकसानात होते हैं। आए दिन वहां की फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। इसके बरक्स आप पंजाब में देखें तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नजर आती हैं। और जब से मरियम बीबी ने वजीर आला का ओहदा लिया है, पहले शहबाज साहब, और हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बुज़दार साहब जिस वक्त थे उस टाइम पंजाब की हालत देख लें क्या थी, कि लाहौर, इवन के लाहौर की जो हालत थी वो आपके सामने है कि कचरे का ढेर बन चुका था। और जैसे ही मरियम बीबी आई इलेक्शन के बाद, उन्होंने देखा कि लाहौर क्या पूरे पंजाब की हालत दुरुस्त करने के लिए, और आज भी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक बसों का जो है वो एक नई खेप वो पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई है, और इसी तरीके से पंजाब में पब्लिक सर्विस के ऊपर काम कर रही हैं। और ये सारी चीजें हमें सराहनी चाहिए, हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज और बताऊं, जब भी पार्लियामेंट में किसी भी मौजू के ऊपर बात होती है, जब भी पार्लियामेंट में कोई हम बात करना चाहते हैं, तो हमारी जो पीटीआई के जो लोग हैं वो वर्कआउट कर जाते हैं, या फिर वो इस तरह करते हैं कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, और किसी भी
اسپیچ میں کسی بھی اس کا کردار اپنا نبھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کسی وقت بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں فارم 47 45 47 45 لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں تو ہم بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ووٹ لے کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ لے کر آئے ہیں تو آپ کو اپنا کردار نبھانا چاہیے ایز اپوزیشن. آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے, نہ کہ جب دیکھیں کہ آپ ورک آؤٹ کر لیں, نہ کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں. جب عوام کی بات ہو, جب خارجہ پالیسی کی بات ہو, جب آپ عالمی پالیسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب آپ غزہ کی بات کرتے ہیں, جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ یا تو پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ آپ کس قدر سنسیئر ہیں اس عوام کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. آپ ان کے ساتھ بالکل ناانصافی کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. آپ اپوزیشن میں ہیں, بتائیے. اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ حکومت کو گائیڈ کر سکیں کہ ہاں اگر ہم میں کوئی کمی بیشی ہے یا ہم سے کوئی کام رک رہا ہے تو آپ اس کو راستے کو سمت کو درست کروائیں اور بتائیں کہ اس طریقے سے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ صرف ایک بندے کو لے کے, اسی کی ذہنیت کو لے کے, اسی کے اوپر کام کر کے اور آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس کو رہا کر دیں, آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں, آپ کے لیے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے, آپ خان صاحب کو رہا کیا جائے. اس کام کرنا ہے تو آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیے. اور ایون کہ اس تھوڑے دن پہلے جب لاسٹ سیشن کے دوران بھی اسپیکر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ آئیں اور جب بات ہوتی ہے آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں گے, تو یہ چیزیں نہیں, پارلیمنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے. اور کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ نکل جاتے ہیں, یہ چیزیں درست نہیں ہیں. آپ نے جب کام کرنا ہے حکومت کے ساتھ آپ کام کیجئے, آ کے بیٹھیں, مذاکرات کریں, پتہ تو چلے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اچھا نے میں جو اسی ووٹ پہ لیے ہیں نا ان یہ کا جو حق کس طرح ادا کرنا چپٹمش چاہتے چل ہیں. جی رہی ہے آسیہ صاحبہ, جو آف کورس جو ادھر سے اور ادھر سے ہوئی ہے, آج اسی پہ میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لیتی ہوں. نجمیہ عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, صوبائی وزیر ہے سندھ کے, جی ان کی طرف بھی چلے جاتی ہوں. نجمیہ عالم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نجمیہ عالم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے آواز. ہاں نجمی بھائی, دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو میں اس پہ بعد میں جاؤں گی, لیکن پہلے میں چاہوں گی تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ ایک تو ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ اپنی طرف معاملہ ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت سیناریو ہے حکومت میں بیٹھی ہوئی دونوں جماعتوں کا, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو. آج ہم نے دیکھا ہے شرجیل نام میمن صاحب کا بھی ہم نے سارٹ چلایا تھا کہ انہوں نے پنجاب حکومت میں سیلاب کے دوران نا تجربے کاری کی نقصان کے حوالے سے بہت شدید تنقید کی, جس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جواب دیا ہے کہ کراچی کا کوڑا ہی اٹھا لیں, متکبر اور غرور سے بھرے لوگ ہیں. ابھی آسیہ صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی بہت سارے معاملات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ہم تو انٹروین نہیں کر سکتے. ابھی سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, مرتضی وہاب صاحب روزانہ پریسز کر رہے ہیں گرین لائن کے تعطل کی وجہ سے بھی, وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. یہ ان سب کو کمبائن کر لیں تو آخرکار اب کیا ہو رہا ہے, وائی the two parties which are sitting in the government, formed in the government, وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. تو اگر لڑیں گی تو پھر یہ جو اختلافات ہیں لفظی نہیں بلکہ سیاسی تھکن اور عوامی توقعات کے دباؤ کا نتیجہ بھی نظر آتے ہیں. اور اگر یہی تضاد رہتا ہے حکومت کی اندرونی کمزوریوں کو سامنے لانے میں, تو پھر تنقید کریں گے تو کام تو کم ہوگا, اختلافات زیادہ ہوں گے. جی میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں یہی اس جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم ایک طرف تو حکومت, لیکن جہاں چیز کو ہم دیکھتے ہیں خراب, پیپلز پارٹی اس پہ بات بھی کرتی ہے کہ اس کو صحیح کریں آپ. یہی جمہوریت کا حسن ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف اختلاف کی باتیں کرتے رہے. ہم جہاں پہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, جب فارن پالیسی پہ ضرورت تھی, ملک کو ضرورت تھی, تو بلاول صاحب وقت لے کے پوری دنیا میں گئے, اور انڈیا پاکستان وار کے بعد. اور اگر ٹھیک ہے سیلاب کا بڑا ریلا تھا پنجاب میں, لیکن ہم سندھ والے بہت بھگتتے رہے, تو ہم بڑے تیار تھے کہ ہم نے پچھلے ماضی سیکھا ہوا تھا. پنجاب کے پاس شاید واقعی کیونکہ اتنے بڑے سیلاب ان کو نہیں ملا تھا اس سے پہلے, تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ تباہی ہوئی. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی تو اس کو مان لینا چاہیے, چاہے وہ ہمارے سائڈ سے ہو یا مسلم لیگ نون یا کسی اور جماعت کی طرف سے ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا تو یہ, اور جہاں تک جنہوں نے کہا کراچی کا کوڑا اٹھا لیں, ان سے کیسے میری ایک ریکویسٹ ہے, ہمارے K4 کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے دلا دیں جو ان کے اوپر ڈیو ہیں, تاکہ ہم کراچی کو پانی پہنچا سکیں.
उसमें बुखारी साहिबा से ये रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, चले, मैं आसिया नाज साहिबा सुन रही हैं, उनसे भी कह देती हूँ, लेकिन दूसरा सवाल अगेन वही है ना, अगर यही रहता है तो कैसे होगा? और अब तो देखिए ना, ग्रीन लाइन के ऊपर भी मसला बन गया है, पड़ गया है। वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का और मेयर साहब का मसला है। वफाकी हुकूमत तो पैसे दे चुकी है अपने हिस्से के ग्रीन लाइन के। मेयर साहब का क्या, मेयर साहब के तो कंट्रोल में नहीं है वो बनना, मेयर का तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, मेयर साहब ये बात तो जरूर कह रहे हैं कि जल्दी करो, मतलब मेयर साहब का और कोई इशू नहीं है। काम उन्होंने रुकवा दिया उल्टा। नहीं, कोई नहीं रुकवाया। मेयर साहब तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्दी कंप्लीट करें, आप रुकवाया नहीं है। मेयर साहब का अथॉरिटी नहीं है उसको रुकवाने की, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, उनके अंडर में नहीं आता है मेयर साहब के। मेयर साहब में बीइंग इलेक्टेड मेयर ऑफ कराची, लोगों को तकलीफ है तो वो कहते हैं कि जल्दी खत्म करो उसको, और कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वफाक का जो खारजा पॉलिसी को लेके चलें, ये तो हो गई सिंध और जो हुकूमत में बैठी जमातें, आप लोग के दरमियान जो मामलात हैं। दूसरी तरफ हम खारजा पॉलिसी के हवाले से आज बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को लेके जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसकी अहमियत में इजाफा हो चुका है। एक तरफ हम देखते हैं सूबाई हुकूमत अपना स्टांस ले रही है, दूसरी तरफ आप चूँकि हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत के हर फैसले के साथ हैं, तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान को लेके जो पॉलिसी है, आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी उसको कैसे देखती है? अब तो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि बलूचिस्तान को लेके भी जो पॉलिसी है, जो दहशतगर्दी की लहर चली है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक आउट ऑफ कंट्रोल, वो सब हमारे सामने। अब भी आज की बात है कि जी दश्त में ट्रैक पर धमाके के बायस जाफर एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। कराची में आपने 2 दिन पहले देखा है कि एक सहाफी को भी टारगेट करके मारा गया है। मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द डे टू डे बेसिस। और फिर जी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन एक तो बात ये समझनी होगी कि फॉरेन पॉलिसी प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। कोई सूबा खुद से प्रोविंशियल फॉरेन पॉलिसी पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको पूरे मुल्क की इज्तिमाई पॉलिसी होती है। आप एक प्रोविंस को कोई पाकिस्तान से अलग नहीं है वो कि वो अपनी पॉलिसी लेके जाएं और उसके मुताबिक वो फॉरेन पॉलिसी चलाएं। ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात है कि जिसको अनएक्सेप्टेबल है कि कोई सूबा फेडरल ये फॉरेन पॉलिसी आपकी चलाएगा, ये फेडरल गवर्नमेंट ही चलाएगी। और जहां तक अभी इस वक्त तक हालत है, मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी में हम बड़े कामयाब रहे हैं कि इंडिया की वॉर के बाद और अभी जो सऊदी अरब से माहिदा हमारा हुआ है, ये बड़ी अच्छी इब्तिदाएं हैं और मुझे यकीन है कि इसका आगे दुरुस्त नताइज निकलेंगे। हो सकता है मजीद इस्लामी ममालिक इसमें आ जाएं। अफगानिस्तान को भी हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसको रोकें। वो हमारा हक है कि हम बात करें, क्योंकि हमारे दो सूबों में दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पे ये सबूत वाजे हैं कि वो वहां से घुसते हैं या हमारी सर्दी चौकियों पे वहां से हमला होता है। तो ये कौन लोग हैं? और इस इश्यू पे पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि इन दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती, इनको मिटाना होगा, इस सोच को मिटाना होगा, इन दहशतगर्दों को। और हमारी आर्म फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, रोज आप देखें कोई ना कोई शहीद होते हैं हमारे लोग, और केपी के गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपका, आसिया नाज तनूरी साहब आपका और सेंटर गुरदीप सिंह साहब आपका। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ कोर्स इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, इसमें प्रोविंशियल कहाँ तक लेवरेज ले सकता है, सूबे कहाँ तक जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी हम नहीं अनडू कर सकते या जो है वो अनसीन कर सकते कि जी जो सूबा अफ़गानिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, वो जहाँ पर अफ़गानिस्तान से जुड़ा है, उसकी ज़मीन से जुड़ा है, उधर जो सेंसिटिविटीज़ हैं, वहाँ जो फैटल लाइंस हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, उनको भी हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है। वो सॉर्ट कैसे करेगी रियासत, किस तरह से इन चीज़ों को हल करेगी और क्या सदेबाप करेगी कि लॉन्ग लास्टिंग में अपने लोग जो हैं उनको भी रिलीफ मिले, रियासत भी चीज़ें देख सके और फिर हुकूमत जो है उसको भी लेके चल सके। तो ये बहुत एक लार्जर वाइडर लेवल पे ये मामलात है जिनको देखने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।